नमस्कार, मेरा नाम मीरा शर्मा है। आज के एपिसोड में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि चाइनाज़ डोमिनेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ WHO या फिर UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल या फिर काउंसिल फॉर विमेन। इस तरह के जो डिफरेंट UN की बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किस तरह से चाइना का डोमिनेशन रहा है उसके बारे में ये एपिसोड रहेगा। और आप ये एपिसोड अभी रिसेंटली इसीलिए डिसाइड किया गया इस टॉपिक को क्योंकि कल ही की न्यूज़ यही आई थी कि स्टार्टिंग विद द रीसेंट न्यूज़ तो ये पता चला था चाइना अलॉन्ग विद रशिया और पाकिस्तान हैव बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं on itself they have a lot of allegations on themselves regarding the violation of human rights। हमने एक एपिसोड किया था उइगर मुस्लिम्स के बारे में, उसमें पता चला था किस तरह से ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं विद प्रॉपर बेस। चाइना के ऊपर क्या इतनी ग्रेव एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सबूत भी हैं उसके बारे में, फिर भी चाइना को इलेक्ट कर दिया गया, चाइना इलेक्ट हो पाया एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा खड़ा करता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि किस तरह की डोमिनेशन चाइना की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। तो इसी क्वेश्चन मार्क को स्टडी करते हुए ये एपिसोड बनाया गया है कि अदर देन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UN की बाकी जो बॉडीज़ हैं WHO या फिर इकोनॉमिक काउंसिल इकोसॉक के रिलेटेड या बाकी सारी जो UN की बॉडीज़ हैं, किस तरह से चाइना का डोमिनेशन रहा है। अगर हम UNHRC की पूरी न्यूज़ पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि जो कंट्रीज़ डिसाइड होती हैं वो एक वोटिंग से होती हैं, जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है ऑफ 193 मेंबर UN जनरल असेंबली। उसमें पाकिस्तान को रिसीव हुए थे 169 वोट्स, उज़्बेकिस्तान को हुए थे 164, नेपाल को 150 और चाइना को 139, बल्कि सऊदी अरेबिया को सिर्फ 90 वोट्स मिले थे। तो चाइना पास सिर्फ एज से हुआ है, बट स्टिल इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 139 कंट्रीज़ जो जानती हैं आर वेल अवेयर पार्ट ऑफ UN जनरल असेंबली, जानती हैं उइगर मुस्लिम्स की किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना में ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके बावजूद चाइना को 139 वोट्स और सपोर्ट मिल गया, विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़ कि किस तरह से वायलेंट लॉबिंग चल रही है चाइना की ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इश्यूज़। अगर हम देखें कि जो लोग, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि चाइना का किस तरह से एक्टिविज़म एकदम से ग्रो हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, स्पेशली WHO के रोल के बाद में जो जिस तरह से कोविड के टाइम पे WHO का रोल रहा, इट इज़ नो सरप्राइज दैट चाइना हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्टेप्स इन यूनाइटेड नेशंस वेरी फियर्सली। इसी को करते हुए 2-3 हेडलाइंस थी जिन्होंने एकदम से पढ़ते ही मुझे एकदम रेलेवेंट लगी टू शो, ऑल्दो इट माई साउंड जस्ट लाइक अ फ्रेज। एक हेडलाइन UNHRC की न्यूज़ के ऊपर थी कि इनमेट्स आर रूलिंग द असाइलम नाउ। इनमेट्स मतलब जो जेल में रहते हैं वही जेल को चला रहे हैं। ये UNHRC में चाइना की सिलेक्शन के ऊपर थी। और उसके बाद एक और हेडलाइन या एक और लाइन जो मुझे फ्रेज़ मिली दैट सूट्स वेरी वेल, वो ये था कि कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि किस तरह से WHO और UNHRC में चाइना की डोमिनेशन दिख रही है। इट्स जस्ट द एक्सपोज टिप ऑफ अ डेंजरस आइसबर्ग। अभी सिर्फ टिप दिख रही है एंड कंट्रीज शुड बी अवेयर, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजरस आइसबर्ग दैट लाइज बिलो। तो धीरे धीरे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है अपना रोल, अपना इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इन ऑर्गेनाइजेशन को रीशेप करने की कोशिश कर रहा है। देयर सेइंग दे आर ब्रिंगिंग रियल चेंज एंड धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज़ और अपने हिसाब से नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अगर हम थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे चाइना का क्या रोल रहा है अभी तक यूनाइटेड नेशंस में, उसमें पता चलता है पावर डायनामिक्स बिटवीन चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज जो UN में थे उनमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं सिंस 1950s। 1950s में सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती थी बोथ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और चाइना वाज रिप्रेजेंटेड बाय रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो AKA अभी जो काई चाय शेक रूल करते थे वो वाला चाइना रिप्रेजेंट करता था चाइना को। और उसके बाद रिप्रेजेंट करने आया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज़ PRC। तो PRC उस टाइम तक मेंबर नहीं था जब तक रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंबर था। उसके बाद PRC मेंबर बना
और तब से चाइना की रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन शुरू हुई। उसके बाद चाइना की ज्वाइनिंग तब हुई थी जब काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन कर रही थी, जैसे जैसे उनको कॉलोनियल रूल से छुटकारा मिल रहा था। उसने ज्वाइन किया यूएन को इन 1971 डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में, और अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी अपनी पोजीशन बारगेन करने के लिए सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने मिलकर एक कंप्राइज़ किया ग्रुप ऑफ 77 एंड चाइना, जिसको G77 भी बोलते हैं। और इस तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस के कदम शुरू हुए। जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि चाइना एक लो प्रोफाइल रखता था यूएन में, लेकिन सिंस शी जिनपिंग लीडरशिप इन 2012 चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और विजिबल हो गई है यूनाइटेड नेशंस में। शी जिनपिंग ने 2017 में अपनी स्पीच में क्लियरली कहा था कि चाइना विल फर्मली अपहोल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम विद द यूएन एज इट्स कोर, the basic norms governing international relations embodied in the purposes of principle of UN Charter, the authority and stature of the UN at its core role of international affairs। वो बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि चाइना बहुत रिस्पॉन्सिबली कंट्रीब्यूट करेगा यूएन की तरफ, और यूएन चार्टर जो है उसके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए हर एक अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखेगा। तो ये शी जिनपिंग के आने के बाद इस तरह से चाइना काफ़ी ओपनली एक्टिवली वोकल हुआ है फॉर इट्स सपोर्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस। उसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिस तरह से आपको पता चलेगा ये कोएर्जन मेथड्स यूज़ कर रहा है और चाइना किस तरह से डोमिनेशन अपनी दिखा रहा है, जिन एग्जांपल्स से ये पता चलता है। फॉर एग्जांपल द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था चाइना द्वारा विद कंजंक्शन विद ब्रिक्स पार्टनर्स जो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। NDB क्रिएट किया गया था, अगर उसका ऑफिशियल अगर आप पढ़ें डॉक्यूमेंट तो उसमें बोला था with the purpose of mobilizing resources for infrastructure and sustainable development in BRICS and emerging developing economies, जिसमें of course चाइना आता है, इंडिया आता है, ब्रिक्स के सारे जो पार्टनर्स है वो आता है। तो इसमें बोला गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए उनकी कोऑपरेशन के लिए NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रिएट किया गया है, जो कन्वीनियंटली सर्व करेगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक को के ऑल्टरनेटिव में एशिया का जो बैंक रहेगा, मेजरली ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं उनका बैंक रहेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो रहेगा द न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये रहेगा इन कंपटीशन विद वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो चाइना आर्ग्यू करता है कि इंक्रीजिंगली उनकी लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस डाउन जा रही है। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि NDB हैज़ बीन क्रिएटेड विद अ वेरी गुड विजन कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को और जगह मिलेगी अपनी बात रखने के लिए, और इट इज़ सपोज टू बी इगलिटेरियन और सबकी पार्टिसिपेशन होगी, इसमें इक्वल शेयर होना चाहिए और विद पार्टिसिपेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल शेयर्स ऑफ $10 बिलियन और इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक का हेड क्वार्टर है वो शंघाई में है एंड कंटेन्स अ कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसमें चाइना प्रोवाइड करेगा द लार्जेस्ट शेयर ऑफ $100 बिलियन फंड, विच मीन्स दैट ये ऐसा सोचना कि दिस विल बी अ कोऑपरेटिव बैंक, सारी कंट्रीज़ को उतना ही फ़ायदा होएगा जिस तरह से इसकी वैल्यूज़ पुटअप की गई थी, इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक थॉट टू एज्यूम कि चाइना इसको इक्वल रहने देगा, कोऑपरेटिव रहने देगा। रादर चाइना विल बिकम्स NDB's मोस्ट सीनियर पार्टनर। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि किस तरह से चाइना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी क्रिएट करना चाहता है जिसमें वो वैल्यूज़ तो इस तरह पुट करता है कि दैट इट विल बी वेरी कोऑपरेटिव, बट एक्चुअली the reasons are much different and which are very much visible if someone actually reads through what is happening. उसी की तरह चाइना ने एक और ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की, एक और मीटिंग इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करी। चाइना ने डिसाइड to elevate any unknown security dialogue कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन एशिया होना चाहिए, जो है CICA। इसके दो फ़ायदे हो सकते हैं चाइना को। फर्स्ट, CICA का रोल जो सिक्योरिटी फोरम में रहेगा, और इस फोरम में एब्सेंस ऑफ जापान एंड US उसके लिए इंश्योर करेगा कि जो एशियन प्रॉब्लम्स हैं कैन बी सॉल्व बाय एशियन देमसेल्व्स,
और एज द प्री एमिनेंट मेंबर ऑफ द CICA, और जिस तरह से चाइना के पास प्री एमिनेंट पावर होएगी CICA की, चाइना के पास मच मोर स्ट्रॉन्गर वॉइस होगी ऑन सिक्योरिटी इश्यूज रादर जितनी उसके पास रहती है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है चाइना को CICA से। सेकेंड पोटेंशियल गेन CICA से चाइना को ये हो सकता है कि जो नेक्सस है बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसमें अपना नेक्सस फैलाने के लिए, अपना एजेंडा फैलाने के लिए, और बाकी कंट्रीज़ को विच आर इन ऑलरेडी देयर इन एशियान स्पॉन्सर्ड फोरम्स, उनको इन्फ्लुएंस करना बीजिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये दो फ़ायदे, हिडन फ़ायदे आप CICA में देख सकते हैं, जिसको डायलॉग आगे बढ़ाने के लिए चाइना इतना ज़्यादा बोलता रहा है। शी जिनपिंग भी काफ़ी अपनी स्पीचेस में CICA का मेंशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। ये तो हो गए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल कि किस तरह से चाइना किसी तरह का डायलॉग या ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहता है। उसके अलावा बीजिंग ने एक सिस्टमैटिकली जो प्रेजेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे पोजीशन कर दी हैं चाइनीज़ नेशनल्स एट द हेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ UN एजेंसीज। सिंस फॉर एग्जाम्पल अब बताती हूँ, सिंस 2019 UN की जो फूड एंड एग्रीकल्चरल एजेंसी है वो लेड करते हैं क्यू डोंगयू, जो फॉर्मर चाइनीज़ वाइस मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद यही फॉलो करते हुए इन 2018 जाओ हाउलिन को, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज चाइनाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर सेकेंड 4-year टर्म्स, उनको बढ़ा दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको उसकी सेकेंड टर्म के लिए भी उन्हें री इलेक्ट कर दिया गया, विच इज़ अ वेरी क्रूशल बॉडी फॉर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और उसके बाद एज़ यूजुअल आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड चाइनीज़ हैं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी क्लियरली यूज़ करी थी टू एडवांस हुआवे स्टैंडिंग एज अ वेंडर ऑफ 5G टेलीकम्युनिकेशन और इक्विपमेंट्स वर्ल्ड वाइड। वेरी क्लियर एजेंडा, वेरी विजिबल इन दिस एग्जाम्पल। आगे की जो एग्जाम्पल है उसमें यह आता है कि पिछले साल ही UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया था लियू जेनमिन, जो चाइना के फॉर्मर वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। उनको अपॉइंट किया गया था टू अ की पोजीशन इन UN डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसकी ड्यूटी रहती है, जिसके टास्क रहते हैं टू एडवांस UN's हॉलमार्क प्रोग्राम टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, उस पर एक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। और इवन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है UN एजेंसी की, जो रेगुलेट करती है ग्लोबल एयर ट्रैवल, वो भी हेड की जाती है बाय फैंग लियू, अ चाइनीज़ नेशनल, जिनको एक्यूज़ किया गया था एक बारी में that he has been accused of keeping Taiwan out of the loop on COVID-19 protocols। तो ये आपको पता चलता है, दिस इज़ अ वेरी रीसेंट न्यूज़ कि अगर उन्हें इतना ज़्यादा ग्रेव एक्यूजेशंस लगी गई हैं, वो अपनी पोजीशन का इस तरह से यूज़ कर रहे हैं टू गिव प्रोटोकॉल्स, तो डज दिस मेक सेंस टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस? उसके बाद बात करते हैं WHO के बारे में। चाइना का इन्फ्लुएंस WHO पर स्टार्ट हो गया था इवन बिफोर द पैंडमिक। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो बैक इन 2017 जो WHO के चेयरमैन हैं टेड्रोस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, कि वो एक्सेस इज़ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, एंड उन्होंने तारीफ़ करी थी बीजिंग की कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ सिल्क रोड टू प्रमोट चाइनाज़ हेल्थ केयर मॉडल इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। उसके बाद ये अगर हम हिस्ट्री इसके बारे में थोड़ा पीछे जाएं, दिस वाज जस्ट मंथ्स आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम टेड्रोस की जो होम कंट्री हैं इथियोपिया, उन्होंने अटेंड किया था चाइना का फर्स्ट बेल्ट एंड रोड फोरम इन बीजिंग, जिसने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी थी इथियोपिया में। सो द domination over WHO and the chairman started well before the pandemic, और China is now advancing its health silk road to assert global leadership। वो इसी को यूज़ करते हुए ग्लोबल लीडरशिप फैला रहा है, लॉबिंग कर रहा है, लोन्स पास ऑन कर रहा है, डेप्ट ट्रैप्स बना रहा है कंट्री के लिए, स्पेशली इन यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, टू
as it deploys medical equipment into hard hit countries such as Italy. तो यही मेथड्स यूज़ करके चाइना बाकी कंट्रीज़ को लॉबी करता है, जिसकी वजह से UNHRC जैसे जो वोटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें चाइना डोमिनेट कर पाता है। तो इन सब एग्जाम्पल से पता चलता है किस तरह से UNHRC में वायलेंट लॉबी करके चाइना ने अपनी डोमिनेशन से इस तरह की वोटिंग्स जीती। उसके बाद हमने जब उइगर के बारे में बात की थी तो हमें पता चला था किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन को सपोर्ट करते हुए अराउंड 33 कंट्रीज़ वोटेड इन फेवर ऑफ चाइना, जिसमें से अराउंड 14 कंट्रीज़ खुद इस्लामिक कंट्रीज़ थी विच प्रोक्लेम दैट दे स्टैंड अप फॉर इस्लाम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने भी चाइना के सपोर्ट में वोट दिया इन उइगर इशू, सेइंग दैट इट इज़ चाइनाज इंटरनल स्ट्राइक। तो ये किस लिए दिया, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह की फाइनेंशियल डील्स हुई हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इस्लामिक कंट्रीज़ एंड चाइना के बीच में, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया। तो इस तरह के कोर्जन मेथड्स यूज़ करके, इस तरह के वायलेंट फाइनेंशियल कोर्जन मेथड्स और लॉबी यूज़ करके चाइना इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वेरी क्लियरली, जिसका एग्जांपल दिखता है कि वो किस तरह से नए डायलॉग्स, नई ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना चाहता है। उसके अलावा जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें किस तरह से लॉबी करके अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहता है।